हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने YouTube चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चैप्टर है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग फर्स्ट पार्ट लेंगे रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, लाइट के बारे में जानेंगे, रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में समझेंगे और हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज को ऑप्टिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑप्टिक्स क्या होता है, किसे कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स साइंस का वो ब्रांच है, कह सकते हैं आप फिजिक्स का भी वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट के बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्टिक्स को कैटेगराइज किया हुआ है दो पार्ट में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के भी नाम से जानते हैं और दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर यानी रे ऑप्टिक्स के अंदर जो है तीन पार्ट पढ़ने हैं हमें। मिरर्स के बारे में हमें पढ़ना है, प्रिज्म के बारे में पढ़ना है और लेंस के बारे में पढ़ना है। मिरर में फिर आगे हमें दो चीज के बारे में पढ़ना है जो है प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर के अंदर हमें दो और चीज पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट हमें प्रिज्म के बाद लेंस में हमें पढ़ना है कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये अपने सिलेबस में है। फिजिकल ऑप्टिक्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के बारे में मैं पहले बता दिया हूं, अब है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर बेसिकली आप जो पढ़ने वाले हैं वो इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं और पोलराइजेशन पढ़ने वाले हैं। ये सारा चीज आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ऑप्टिक्स और इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे और काफी ज्यादा मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग इस ऑप्टिक्स के सेक्शन में हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट जो कि रे ऑप्टिक्स है उस रे ऑप्टिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। सबसे पहला पार्ट जो हमें ऑप्टिक्स को समझने के लिए जानना होगा वो है लाइट। लाइट क्या होता है? आप बहुत सारी चीजों को अपने इस वर्ल्ड में देख पाते हो, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है लाइट। क्या आप अंधेरे में कोई चीज को देख सकते हो? आप अंधेरे में उस चीज को नहीं देख सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरे में कोई चीज आपको क्यों नहीं दिखाई देती और उजाले में ही कोई चीज, दिन में ही कोई चीज दिखाई देती है, या रात में बल्ब की रोशनी में ही कोई चीज आप देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देख सकते? उसका क्या रीजन है? ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सेक्शन में। तो सबसे पहले लाइट के बारे में जानते हैं। लाइट जो है हमें कोई भी चीज को देखने के लिए कैपेबल बनाता है। कोई भी चीज का, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे आंखों में बनाता है लाइट, जिसकी वजह से हमारा माइंड उसको मैप कर पाता है और हम लोग उस चीज को देख पाते हैं। तो लाइट क्या होता है? बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 12th में एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स स्टडी करेंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि लाइट जो है एक सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साथ में इसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना है। दो चीज को आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है और ये क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव भी है। नॉन मैकेनिकल वेव भी है। तो ये जो लाइट है
इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं और नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करता है। अभी के लिए इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। इस चैप्टर को हम लोग डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं आगे। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। जैसे सूरज से, सन से रोशनी हमारे अर्थ तक आती है और सन और अर्थ के बीच में काफी ऐसे जगह हैं जहां पे कोई भी मैकेनिकल मतलब कह सकते हैं मैटर अवेलेबल नहीं है, पार्टिकल्स मौजूद नहीं है, फिर भी लाइट जो है वो सन से अर्थ तक पहुंच रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट जो है उसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और आपने साउंड के बारे में भी क्लास 11th में पढ़ा होगा, वहां पे आपने देखा होगा कि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है और वो मैकेनिकल वेव है। ठीक है, तो लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती, मीडियम है तो भी ठीक है, मीडियम नहीं है तो भी ठीक है ना। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। लाइट के अंदर जो बेसिक सेक्शन है वो है आपका अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट, जिसको विजिबल लाइट वो लाइट है जिसको हम लोग देख पाते हैं, अल्ट्रावायलेट को भी नहीं देख सकते और इंफ्रारेड लाइट को भी हम लोग नहीं देख सकते। हमारी आंखें जो हैं वो सेंसिटिव हैं केवल और केवल विजिबल लाइट के लिए। और विजिबल लाइट का जो रेंज होता है वो रेंज होता है 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। कई बुक में आपको 780 नैनोमीटर तक भी देखने को मिल सकता है, तो इसके बारे में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो विजिबल लाइट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विवग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, विवग्योर, VIBGYOR। विवग्योर में वायलेट का तो वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए रेड लाइट हमें ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा चीज, वायलेट कलर की जो है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और रेड कलर की जो है फ्रीक्वेंसी वो कम होती है। ये शुरू होता है यहाँ पे 400 नैनोमीटर से और टॉप तक जाता है कितना तक, 760 नैनोमीटर तक। ये मैंने क्या बताया आपको, वेवलेंथ बताया। यानी जब हम लोग वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ जो है इंक्रीज करता है, वेवलेंथ जो है इंक्रीज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट का स्पीड बहुत ही जरूरी चीज है, ये आपने फाउंडेशन क्लासेस में भी पढ़ा होगा। लाइट का जो स्पीड होता है वो वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में भी होता है और एयर में भी होता है। दोस्तों, लाइट को लेकर के हमारे साइंटिस्ट के बीच में काफी कंफ्यूजन बना रहा था, काफी कंफ्यूजन बना हुआ था। और कोई ऐसे साइंटिस्ट थे जो लाइट को एक तरह से पार्टिकल एज्यूम कर रहे थे और बाद में कॉन्सेप्ट आया लाइट का, वेव का, और फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं, लाइट जो है उसके पास डुअल नेचर प्रॉपर्टी होता है, यानी वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। सबसे पहले लाइट के बारे में कॉन्सेप्ट हमारे न्यूटन साइंटिस्ट जो थे, न्यूटन साहब, उन्होंने दिया था। ठीक है, उनका कहना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है, लाइट जो है पार्टिकल से बना हुआ है, और इसके बेस पे इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब चैप्टर के स्टार्ट में आ गए हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यानी यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं, नाम में ही रे है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ज्योमेट्रिकल लिखा हुआ है। ज्योमेट्रिकल कहने का मतलब जिसको सिंपल ज्योमेट्रिक रूल से, ऐसा ऑप्टिक्स का वो पार्ट जिसको सिंपल ज्योमेट्रिक रूल्स से हम लोग क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके, है ना। तो उसको हम लोग बेसिकली रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स
कहने वाले हैं, यानी जिसमें लाइट के बीम को ट्रीट किया जाता है रे के तरह और जिसके प्रोपेगेशन को गवर्न किया जाता है सिंपल ज्योमेट्रिक रूल से, ऐसे लाइट के ऑप्टिक्स पार्ट के स्टडी को हम लोग रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको जानना हमें बेहद जरूरी है हमारे ऑप्टिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला है सोर्स। सबसे पहला टर्म जो है वो सोर्स है। सोर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। यहाँ सोर्स हम लोग जो दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं उसमें से पहला पार्ट है सेल्फ ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस ऐसे सोर्स को बोलते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है। जिनके पास क्या होती है? खुद की लाइट होती है। जैसे सन, इसके पास खुद की लाइट होती है। फायरफ्लाई, जुगनू का नाम सुना होगा, इसके पास भी खुद की लाइट होती है। कैंडल्स, कैंडल्स के पास भी खुद की लाइट होती है। स्टार्स, स्टार्स के पास भी खुद की लाइट होती है। लाइट बल्ब जो होती है उसके पास भी उसकी खुद की अपनी लाइट होती है। तो ऐसे सोर्स को हम लोग सेल्फ ल्यूमिनस बोलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नॉन ल्यूमिनस की तरफ। नाम से ही पता चल गया होगा नॉन ल्यूमिनस, यानी ऐसे सोर्स जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं हो बल्कि किसी और सोर्स से लाइट को रिसीव करके वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हो, वो उसको क्या कर रहा हो? रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो ऐसे सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्स। जैसे कि मून, मून क्या करता है? मून सन से लाइट को रिसीव करता है और अर्थ को रिफ्लेक्ट करता है। तो मून एक तरह से सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहा है, इसलिए ये इसके पास खुद की तो लाइट नहीं है लेकिन ये किसी के द्वारा दी गई लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। उसके बाद जो अपना टॉपिक है दैट इज रे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे। लाइट के बारे में आपको एक बेसिक चीज जानना पड़ेगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। यानी रे का डिफिनेशन क्या देंगे हम लोग? द स्ट्रेट लाइन पाथ along which the light travels in a homogeneous medium। ये देखिए नाम है लिखा हुआ होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस एक टेक्निकल टर्म है। होमोजीनियस कहने का मतलब होता है ऐसा मीडियम जहां पे हर जगह एक ही जैसा कंडीशन हो, उसको हम लोग होमोजीनियस मीडियम बोलते हैं। तो यानी एक ऐसा स्ट्रेट लाइन पाथ जिसके अलोंग लाइट ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। रे में एक एंड पे तो एरो रहेगा और दूसरा एंड इसका जो होगा वो स्टार्टिंग एंड होगा। एक एंड का जो ये इस एंड की मैं बात कर रहा हूं, एरो वाले एंड की, ये जाता रहेगा, ये कहां खत्म होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग लाइट का रे कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रे के आगे वाला टॉपिक है जिसको हम लोग बेसिकली नाम से जानते हैं बीम। बीम क्या होता है? बीम एक तरह से बंच होता है, यू कैन से बंडल। बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। यानी लाइट के रे के बंडल को, गुच्छे को हम लोग बीम बोलेंगे। लाइट के रे के बंडल को हम लोग क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। बीम को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट आप यहां पे देख रहे हैं दैट इज पैरेलल बीम। ये कौन सा बीम है? ये पैरेलल बीम। नाम से देखिए ये पैरेलल बीम किस तरह से मैं बना रहा हूं। ये देखिए ये है हमारा पैरेलल बीम जिसमें सारे रे ऑफ लाइट जो हैं वो एक दूसरे से पैरेलल हैं। एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है। अब इसमें आपको क्या देखना है कि इसमें आपको ये देखना है कि जो डायामीटर यहां पे है वही डायामीटर लाइट का, जो डायामीटर यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे जो डायामीटर है ना, ये देखिए इस क्रॉस सेक्शन को ये पार कर रहा है ना, तो ये वाला जो सेक्शन हुआ इसका ये वाला डायामीटर हुआ है ना, तो ये वाला डायामीटर हो गया, ये हो गया डायामीटर, ये हो गया आपका डायामीटर हो गया। वही डायामीटर कहाँ पे भी है? यहाँ पे भी है। इसका मतलब जब लाइट प्रोपेगेट करता है तो उसके डायामीटर में अगर कोई चेंजेज ना हो रहा हो
तो ऐसे लाइट के बंच को, बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बता दीजिए फटाफट। हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम। क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम। यानी ऐसा बीम जिसमें जितने भी रे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करता हो और डायमीटर ऑफ बीम जो हो है वो सेम हो हर जगह पे, सेम हो हर जगह पे। तो ये एक को तो हम लोग रे बोलेंगे और इनके बंच को हम लोग क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। और इस जगह पे ये बीम की कैसा बीम है, इस जगह पे ये बीम पैरेलल बीम है। इस जगह पे ये बीम कैसा बीम है, पैरेलल बीम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम में क्या होता है, डायमीटर ऑफ बीम इन द डायरेक्शन ऑफ रे डिक्रीज होता है और ये किसी भी एक पॉइंट पे मिलते हुए दिखते हैं हमें। जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पे बना रहा हूँ, आप इस डायग्राम से समझिए कि ये देखिए, ये वाला लाइट रे कुछ इस तरह से आया है ना, ये वाला लाइट रे भी कुछ इस तरह से आया है ना। इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। तो ये वाला लाइट रे कुछ इस तरह से आया, ओके। ये वाला लाइट रे कुछ इस तरह से आया, ये वाला लाइट रे कुछ इस तरह से आया। अब देखिए कि जब ये आगे जाएंगे तो किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे, किसी एक पॉइंट पे ये क्या करेंगे, मिलेंगे, है ना। आगे जाएंगे तो किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। तो ये जो है ये इसका कौन सा पॉइंट हो गया, कन्वर्जिंग पॉइंट हो गया। ये इसका कौन सा पॉइंट हो गया, कन्वर्जिंग पॉइंट हो गया। आप हमको ये बताइए कि इसमें जो यहाँ डायमीटर है ना, इसमें जो यहाँ पे डायमीटर होगा, ये वाला जो डायमीटर होगा, क्या ये डायमीटर यहाँ से बड़ा है या छोटा है, जल्दी से बता दीजिए क्या है। ये वाला डायमीटर ज्यादा है और यहाँ का डायमीटर कम है। यानी जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे जाते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में लाइट रे ट्रेवल कर रही है, तो उस डायरेक्शन में ये जो है इसका डायमीटर जो है वो डिक्रीज होता है। डायमीटर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और बता दीजिए फटाफट, और क्या होता है, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डायमीटर जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डायमीटर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम कन्वर्जेंट बीम से थोड़ा उल्टा है। कन्वर्जेंट बीम में क्या हो रहा था कि जब लाइट रे आगे की तरफ ट्रेवल कर रही थी तो वो उसका डायमीटर जो है वो डिक्रीज हो रहा था, बीम का जो डायमीटर है वो डिक्रीज हो रहा था। इस केस में उल्टा है, इस केस में डायमीटर जो है वो क्या होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए, डायमीटर जो है वो इंक्रीज होने वाला है। जब लाइट फर्दर आगे की तरफ ट्रेवल करेगी तो इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज होने वाला है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देखिए और वही क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देखिए, दोनों जगह पे देखिए और आप खुद कंपेयर करके बताइए कि यहाँ और यहाँ में कहाँ का डायमीटर ज्यादा है। तो आप बेसिकली यहाँ पे कहेंगे कि इस कंडीशन में डायमीटर जो है इन द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वो इंक्रीज कर रहा है। इसको जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब ये किसी एक पॉइंट पे हमें मिलता हुआ प्रतीत होता है, यानी हमें फील होता है कि किसी एक पॉइंट पर ये मिल रहा है। तो ये जो लाइट रे का ये सभी का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बीम, जो कि हमारे लिए अभी यहाँ पे क्या है, डायमीटर डाइवर्जेंट बीम। यहाँ पे डायमीटर जो है, ये वाला सेक्शन को हम लोग, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ ये हमारा डायमीटर है और वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसे मीडियम को बोलते हैं जिसके थ्रू 100% लाइट पास कर जाती हो, जिसके थ्रू 100% लाइट पास कर जाती हो। जैसे कि ग्लास, आप ग्लास में लाइट इधर से दीजिए, ग्लास को क्रॉस कर देगा, क्रॉस करके आगे की तरफ निकल जाएगी लाइट, है ना। ध्यान ये रखना है कि लाइट, वो ग्लास जो है वो पेंटेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें
सारे पोर्शन तो नहीं, लेकिन कुछ पोर्शन लाइट के वो क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। जैसे आप ऑयली पेपर जो है, पेपर में आप तेल लगा लीजिए और तब उसको किसी लाइट बल्ब के सामने उस पेपर को रखिए, देखिए कुछ पोर्शन लाइट का इस पार क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ओपेक। ओपेक क्या होता है कि एक ऐसे मीडियम को बोलते हैं जिससे 0% यानी 1% लाइट पास नहीं कर पाए, है ना। और ये वो सिचुएशन है जब किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक शार्प शैडो बनता है, एक कंप्लीट शैडो बनता है। इस कंडीशन में शैडो परफेक्ट बनता है जब बॉडी जो है वो ओपेक रहता है। ओके, यानी जब लाइट ट्रेवल नहीं कर पाए, लाइट पास नहीं कर पाए किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तब ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ओपेक बोलते हैं और वो मीडियम ओपेक मीडियम कहलाता है। इस कंडीशन में हमारा शैडो फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमने यहाँ पे ओपेक की बात करी, तो जब हम लोग ओपेक की बात करेंगे तो शैडो फॉर्मेशन की भी बात करेंगे। शैडो फॉर्मेशन कैसे होता है, ध्यान रखिए, शैडो फॉर्मेशन के लिए बाउंड्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी बात ये कि शैडो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज पे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे शैडो बनाने के लिए एक स्क्रीन का यूज कर रहा हूँ। एक किसका यूज कर रहा हूँ, एक स्क्रीन का यूज कर रहा हूँ, यानी कि एक पर्दे का यूज कर रहा हूं जहां पे मेरे को शैडो फॉर्म करना है। मुझे यहाँ पे शैडो फॉर्म करना है। देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पे क्या फॉर्म करना है, शैडो फॉर्म करना है। और मैं यहाँ पे, ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा क्या है, स्क्रीन है। तो ये हमारा शैडो फॉर्मेशन स्क्रीन है। यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसका नाम जो है मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसका नाम स्क्रीन कर दे रहा हूँ। ये हमारा स्क्रीन है, इस पे हम लोग शैडो फॉर्म करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ओपेक हो। तो हमने एक बॉल ले लिया, हमने एक क्या ले लिया, बॉल ले लिया, हमने एक लिया बॉल, है ना। ये बॉल ऐसा बॉल है ना, जिससे जरा सी भी लाइट पास नहीं कर पाए, जरा सी भी लाइट पास क्या कर पाए, नहीं कर पाए। तो ये हमारा बॉल हो गया, ठीक है। अब हमने इसके सामने यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रख दिया, यहाँ पे हमने एक सोर्स रख दिया। ये सोर्स जो है ये पॉइंट सोर्स है। ये कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। अब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, पॉइंट सोर्स से लाइट रे गया कहाँ, यहाँ पे गया, है ना। और पॉइंट सोर्स से लाइट रे गया यहाँ पे गया, बीच में भी जाएगा। अब जो ये इससे ऊपर जो जाएगा लाइट, इससे जो ऊपर लाइट होगा और इससे नीचे लाइट होगा, उस वो लाइट तो डायरेक्ट स्क्रीन पे पड़ेगी। लेकिन ये वाला जो लाइट, इस पोर्शन का जो लाइट रुक गया, ये वाला जो पोर्शन का लाइट रुक गया, है ना, ये वाला, इसका शैडो कहाँ बनने वाला है, इसका शैडो आगे बनने वाला है। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपका बाउंड्री। तो इस तरह से इसका बाउंड्री रिस्पॉन्सिबल होगा और यहाँ पे आपका शैडो फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, शैडो देखने को मिलेगा। इसका क्या, बॉल का क्या देखने को मिलेगा, शैडो देखने को मिलेगा। और यहाँ से ये कौन सा क्या था, लाइट रे, जो कि इंसिडेंट रे था, जो कि किसके ऊपर गिरा, बॉल के ऊपर, जो कहाँ पे गिरा, बॉल के ऊपर। तो बाउंड्री इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडीशन है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका शैडो फॉर्म होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि कोई भी बीम, लाइट का बीम जब किसी भी बाउंड्री पे इंसिडेंट करता है, ये है आपका बाउंड्री, ये आपका क्या है, बाउंड्री। ये बाउंड्री दो मीडियम को सेपरेट किए हुए है, इधर है मीडियम 1 और इधर है मीडियम 2, ठीक है। इस बाउंड्री के ऊपर हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की हुई है, इस तरह से हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की हुई है। और ये है हमारा इंसिडेंट रे, और ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट हो गया इस सरफेस से, और ये है हमारा ट्रांसमिटेड रे, ऐसा रे जो सम पोर्शन ऑफ द रे पास थ्रू दिस बाउंड्री। तो जब कोई भी बीम, लाइट का बीम किसी बाउंड्री पे इंसिडेंट होता है, जो बाउंड्री दो मीडियम को सेपरेट करके रखा हुआ है,
तो इसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और कुछ जो है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, वापस चला जाएगा, यानी मीडियम 1 से आया था और मीडियम 1 में ही वापस चला गया। इस फेनोमेनॉन को जो जिसमें लाइट का बाउंसिंग बैक होता है उसी मीडियम में जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैं एक ऐसा कंडीशन ले रहा हूं जिसमें हमारा बाउंड्री जो है वो बाउंड्री 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसमिशन का कोई चांसेस नहीं है, कोई भी ट्रांसमिटेड रे नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इंसिडेंट रे आएगा सारा का सारा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो इंसिडेंट रे आया वो सारा का सारा रे क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। एक्स वाई प्लेन में रे आया था और एक्स वाई प्लेन में ही मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं, वो क्या हो गया है? रिफ्लेक्ट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टडी किया कि लाइट का रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी जितना एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट फॉर्म करेगा उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर्म करेगा। देखते हैं, हमने पिछले डायग्राम में बनाया था, ये हमारा नॉर्मल है। इस नॉर्मल के लिए नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा उसको हम लोग आई के नाम से बोलेंगे। उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा उसको हम लोग आर के नाम से लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? एंगल आर। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कौन सा है? ये वाला सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और हमने ये सरफेस को 100% रिफ्लेक्टिंग बनाया है। इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं कि ट्रांसमिशन होने का कोई चांस नहीं है। जितना भी इंसिडेंट रे आएगा, जिस मीडियम से आएगा उसी मीडियम में उसको लौटना है। वो सभी सेम प्लेन में होते हैं, और ये जो प्लेन होता है, ये देखो, ये मैंने ये वाला जो हमारा प्लेन है ये है हमारा प्लेन 1 जो कि हमारा बाउंड्री को या रिफ्लेक्टिंग सरफेस को डिफाइन कर रहा है, और ये वाला जो आप प्लेन देख रहे हो ये है मेरा प्लेन 2, है ना। ये प्लेन 2 जो है प्लेन 1 के ऊपर परपेंडिकुलर है ना। प्लेन 1 जो है वो प्लेन 2 के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ध्यान दीजिए, जिस प्लेन में आएगी लाइट उसी प्लेन में वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जाएगी उसी प्लेन के थ्रू। तो ये देखिए, हमने इस प्लेन से इस लाइट को इंसिडेंट कराया है। इंसिडेंट कराने के बाद इस जगह पे वो लाइट फॉल हुआ। फॉल होने के बाद जितना एंगल पे नॉर्मल से ये बना रहा था उतना ही एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ, है ना, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उतना ही एंगल है आर, और ये दोनों एंगल इक्वल है, और उसी प्लेन में ये लाइट जो है वो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। यानी जिस प्लेन से वो लाइट रे इंसिडेंट हुआ उसी प्लेन में वो लाइट रे क्या हो गया है? रिफ्लेक्ट हो गया है। ओके, तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस all lie in the same plane, and this plane is perpendicular to the boundary of the two medium। आप देख रहे हो ये प्लेन इस प्लेन के ऊपर वर्टिकल है, प्लेन 1 हॉरिजॉन्टल है और प्लेन 2 जो है वो क्या है? वर्टिकल है। तो ये हमारा क्या हुआ? रूल 2। इसको हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म वी कैन से इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल का डायरेक्शन वो इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड रे का क्रॉस प्रोडक्ट विद नॉर्मल। इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो इक्वल होता है। आप चेक कर लो, राइट हैंड यूज करो, इंसिडेंट रे के
डायरेक्शन में आपने ऑल फिंगर्स को स्ट्रेट करो, है ना, और नॉर्मल की तरफ फोल्ड कर दो। थंब का डायरेक्शन जो यहाँ आएगा वही डायरेक्शन आएगा। रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में फिंगर को स्ट्रेच करो राइट हैंड के और नॉर्मल की तरफ फोल्ड कर दो, है ना। तो सारे फिंगर्स को नॉर्मल की तरफ फोल्ड कर दो। तो थंब जो है उसका डायरेक्शन दोनों ही केस में, इस केस में भी थंब का डायरेक्शन और इस केस में भी थंब का डायरेक्शन वो आपका सेम होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इससे रिलेटेड जो पहला पॉइंट है वो नोट का फर्स्ट पॉइंट है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर एनी स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ज्योमेट्री। क्या होता है, अक्सर बच्चों के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि रिफ्लेक्शन के लिए हमारा जो बाउंड्री होना चाहिए वो हमेशा ऐसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये है तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारा जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो हमेशा ऐसा ही हो। ये हमारा क्या है, ये हमारा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा ही हो। क्या होगा अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा होने के बजाय ऐसा हो जाए? इस कंडीशन में, इस कंडीशन में भी ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन में ये लॉ फेल हो जाएगा। मान लो ये हमारा, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारा नॉर्मल को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे भी जो ये इंसिडेंट रे होगा वही ये इस तरह से उतना ही एंगल पे ये इधर लौटेगा। जो ये इंसिडेंट रे है ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल जो होगा आई है, ये एंगल आर है। यहाँ पे भी एंगल आई और एंगल आर जो है वो इक्वल होगा। यहाँ पे भी वही सारे कंडीशंस वैलिड है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दोनों रूल यहाँ पे भी वैलिड है। अगला पॉइंट चलते हैं कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो दो मीडियम को सेपरेट करके रखा हुआ रहता है, तब इंसिडेंट रे के वो कंपोनेंट जो रिफ्लेक्शन होने के बाद सरफेस के पैरेलल होते हैं, उनके अंदर उनके कंपोनेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं आप, उनके कंपोनेंट जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं अपने डायरेक्शन के मेथड से। जैसे मान लीजिए ये आपका इंसिडेंट रे था, तो मैंने कहा कि ये इंसिडेंट रे आ रहा है, इसको मैं दो फॉर्म में, दो वेक्टर फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये एक फॉर्म, ये दो फॉर्म। ये देखिए ये वाला रे इस सरफेस के पैरेलल है कि नहीं, ये पैरेलल है। और जब ये लाइट रे इधर की तरफ ट्रेवल करेगी तो रिटर्न होने के बाद इसके फिर से दो कंपोनेंट में बनाता हूं, एक ये और एक ये। तो ये वाला जो रे है वो इस सरफेस के पैरेलल है, तो इसके में कोई चेंजेस नहीं होगा जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तब भी। लेकिन आप देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला रे देखिए, ये क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। और लौटने के बाद, रिटर्न होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इंसिडेंट रे को मैं कहूं कि A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, है ना, और R को कहूं A2 आई कैप, तो आई के डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, तो ये आई कैप ही रह जाएगा। लेकिन जे के डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में पहले ये नीचे जा रही थी लाइट, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका साइन आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो पॉजिटिव से ये हो जाएगा नेगेटिव की तरफ, प्लस आप क्या लिखेंगे, C2 के कैप, यानी के डायरेक्शन में वही चीज है। तो इस तरह से हम लोग इससे रिगार्डिंग नोट्स पढ़ लिए। ओके, तो यहां तक आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कितने टाइप्स होते हैं? पहला है स्पेकुलर और रेगुलर, और दूसरा है डिफ्यूज और इरेगुलर। यहां पे देखिए मैंने स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, जितनी भी लाइट पैरेलल आई, जैसे आई वैसे के वैसे वो लाइट क्या हो गई, पड़ने के बाद
रिटर्न हो गई। यानी अगर कोई भी लाइट फॉलो करता हो पर्टिकुलर डायरेक्शन को करस्पॉन्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, उसको हम लोग कहते हैं स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। जो हमारा ये जो सरफेस है इस कंडीशन में, ये सरफेस जो है हमारा वो कैसा है, स्मूथ सरफेस है। तो जो स्मूथ सरफेस होता है वो हमें स्पेकुलर रिफ्लेक्शन देता है या फिर कह सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन देता है। इस कंडीशन में लाइट रे जैसे आती है उसी के अकॉर्डिंग लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ को ट्रेवल करती है। ओके, डिफ्यूज वाले में देखिए लाइट रे आई तो पैरेलल, लेकिन क्या वो रिटर्न होने के बाद पैरेलल है? नहीं है, रिटर्न होने के बाद पैरेलल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन कब होते हैं? जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कैसा हो, रफ हो। जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, रफ हो, है ना। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो रफ है। तब इस कंडीशन में लाइट आ तो रही है पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्ट पैरेलल नहीं हो रही है। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट। बहुत ही शानदार चीज है, ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। ऑब्जेक्ट जो होता है उसको डिफाइन करते हैं, ध्यान रखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल इंसिडेंट रे। यानी ऑब्जेक्ट के लिए इंसिडेंट रे आपको दिमाग में रखना है। जब भी बात ऑब्जेक्ट की होगी तो इंसिडेंट रे की बात होगी, और वो इंसिडेंट रे किसके ऊपर होना चाहिए? ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर। ऑप्टिकल डिवाइस आपका मिरर भी हो सकता है, ऑप्टिकल डिवाइस आपका लेंस भी हो सकता है। तो उस ऑप्टिकल डिवाइस के लिए जो इंसिडेंट रे होंगे, उस इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा। किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए जो इंसिडेंट रे होगा, उस इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा। तो इसके तीन पोर्शन है, इसके तीन टाइप्स हैं। रियल ऑब्जेक्ट, इसका तीन टाइप्स है। रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसमें इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं। रियल ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिनके इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं। यानी समझ लीजिए कि ये आपका ऑप्टिकल डिवाइस है, ये आपका क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस है ना। इस ऑप्टिकल डिवाइस के लिए हमने मान लो यहाँ पे लिखा ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये इंसिडेंट रे जो इस ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर आ रहा है, ये इंसिडेंट रे अगर ये डाइवर्जिंग नेचर का है, देखिए डाइवर्जिंग नेचर का है कि नहीं है। डाइवर्जिंग मैंने क्या बताया था, जब लाइट रे के डायरेक्शन में आप मूव करो तो इसका डायमीटर बढ़ना चाहिए, हाँ या ना। इसका डायमीटर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसका डायमीटर देखिए जो यहाँ पे है उससे ज्यादा डायमीटर कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो इस कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि ये जो इंसिडेंट रे ऑप्टिकल डिवाइस पे है वो इंसिडेंट रे कैसा है, डाइवर्जिंग है। ये इंसिडेंट रे कैसा है, ये है डाइवर्जिंग नेचर का। और इस कंडीशन में ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कन्वर्जिंग होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि मैंने ये हमारा ऑप्टिकल डिवाइस बनाया, ये अपना क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस है, ये अपना क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस है। अब हमारा जो इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट रे ऐसे है ना, और ये हमारा इंसिडेंट रे है। अब ये लाइट रे कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे, इस जगह पे कन्वर्ज हो रहा है। इस कंडीशन में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो डायमीटर है वो डायमीटर से कम डायमीटर यहाँ पे है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रे डायमीटर ऑफ बीम इज डिक्रीजिंग। तो ये कन्वर्जिंग है, ये क्या है, कन्वर्जिंग है। तो ये अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल डिवाइस के लिए किस नेचर का हो, कन्वर्जिंग नेचर का हो। कैसा नेचर का हो, कन्वर्जिंग नेचर का हो। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मिलने वाला है मुझे, वो ऑब्जेक्ट हमें मिलने वाला है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या मिलने वाला है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलने वाला है।
चलिए बात करते हैं थर्ड, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो जितने भी रे होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो जैसे ये आपका ऑप्टिकल डिवाइस हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल डिवाइस हो गया। तो इस ऑप्टिकल डिवाइस के लिए जो जितने भी रे आएंगे वो रे एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये इंसिडेंट रे जो है वो क्या है, पैरेलल है। और इस पैरेलल के केस में डायामीटर जो है वो हर जगह इक्वल होगा। तो डायामीटर जो है वो हर जगह इक्वल होगा। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो इसका जो हम आगे की तरफ बनाएंगे वो भी ऑप्टिकल डिवाइस में इन्फिनिटी की तरफ ही जाता रहेगा। ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इमेज। इमेज को हमें डिफाइन करना है। तो इमेज को डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत होती है रिफ्लेक्टेड रे की या रिफ्रैक्टेड रे की, किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस से। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के हेल्प से हम लोग इमेज को डिफाइन करते हैं। तो चलिए पहले डिफाइन करते हैं रियल इमेज को। रियल इमेज ऐसे इमेज को बोलते हैं जिसको हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं, यानी स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं, उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज के केस में सबसे पहले अगर मैं आपके लिए मैं एक ऑप्टिकल डिवाइस यहाँ पे बनाऊं तो ये है हमारा ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस है ना। तो ऑप्टिकल डिवाइस से आने के बाद, रिटर्न होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर लाइट रे क्या हो रहा हो, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा हो, किसी एक पॉइंट पे क्या हो रहा हो, कन्वर्ज हो रहा हो, तो इस कंडीशन में यहाँ जो इमेज फॉर्म होता है ये इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हमारा क्या है, यहाँ पे कन्वर्जिंग नेचर का है। किस नेचर का है, कन्वर्जिंग नेचर का है। इस ऑप्टिकल डिवाइस से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे जो है किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है ना। तो इस कंडीशन में जो हमें इमेज फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। बात करते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज की। किसकी बात कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल इमेज में हमने यहाँ पे ऑप्टिकल डिवाइस बना दिया। अब इस ऑप्टिकल डिवाइस से हमें किसके बारे में बात करना है, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात करना है। इस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हमारा डाइवर्जिंग नेचर का है। किस नेचर का है, डाइवर्जिंग नेचर का है। डाइवर्जिंग नेचर का रिफ्लेक्टेड रे है ना। अब हम लोग इसको अगर प्रोड्यूस करें बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये किसी एक पॉइंट पे हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस कंडीशन में यहाँ जो इमेज मिलेगा, इस इमेज को, यहाँ जो हमें इमेज मिलेगा, यहाँ जो हमें क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा, इस इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम लोग इमेजनरी इमेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्चुअल इमेज हुआ। उसके बाद हम लोग इमेज एट इन्फिनिटी के लिए सिमिलर है कि जो हमारा रिफ्लेक्शन के बाद ऑप्टिकल डिवाइस से, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जो है वो क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। लाइट रे जो है वो क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। तो इनके जो इमेज बनेंगे वो इमेज कहाँ पे बनेंगे, इमेज जो बनेगा वो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो इसको हम लोग थर्ड पार्ट से कैटेगराइज करते हैं, इमेज एट इन्फिनिटी। तो यहां तक फ्रेंड्स हमने ऑब्जेक्ट और इमेज इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा। आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बढ़िया से देखें, अच्छी तरह से देखें, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद और अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए आप हमारे चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर बने रहिए, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये चैनल के जो जितने भी वीडियो लेक्चर हैं ये कंप्लीटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ₹1 भी देने की जरूरत नहीं है। आप बस इस चैनल पे बने रहिए और हमें अपना प्यार देते रहिए। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।